जय हिंद। कल मैंने आपको एनसीईआरटी के पूरे 30 के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम जेडब्ल्यू के सीधा डायरेक्ट जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो पीवाईक्यूज़ करेंगे। कितने पीवाईक्यूज़ करेंगे? 4 पीवाईक्यूज़ करेंगे। और 4 कौन से करेंगे? जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये इसका पार्ट है दूसरा, यानी कि पहला पार्ट है, ये इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। और हमारे पास जो जेडब्ल्यू के जो पेपर होता है, आपका एग्ज़ाम जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके अंदर अथवा के अंदर यानी कि और में एक दो पार्ट और हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट नेक्स्ट इसको वाइट करके, इसको साफ करके मतलब फिर दोबारा लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि K2CO3 के उस विलयन की मोलैलिटी ज्ञात कीजिए जो 1 लीटर विलयन में 2.5 ग्राम घोलकर बनाया गया है, ठीक है। एक लीटर विलयन के अंदर 2.5 ग्राम घोलकर बनाया गया है। क्या घोलकर बनाया गया? 2CO3, ठीक है, पोटेशियम कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बो, ठीक है। तो बनाया गया है और विलियन का घनत्व 0.85 ग्राम पर मोल है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है? इसकी मोलैलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता होना चाहिए। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका m इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम स्मॉल m से, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय केजी सॉल्वेंट। किलोग्राम में आपको सॉल्वेंट चाहिए होगा, ठीक है। यानी कि हिंदी में बोलें तो मोल्स, विलेय के मोल्स और केजी में सॉल्वेंट चाहिए, यानी कि विलायक किलोग्राम में, ठीक है। तो लिखो, सबसे पहले आपको सॉल्यूट जो दिया गया है मोललता ज्ञात करनी है, जिसके अंदर 0.2 ग्राम घोलकर बनाया गया है, ठीक है। डेंसिटी आपको दी गई है, गिवन। पहले डेंसिटी डेंसिटी आपको गिवन दी गई है 0.85 ग्राम पर मोल, ये दी गई है, ठीक है। और दूसरा आपको एक वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर विलियन में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपको। क्या गिवन है? 1 लीटर गिवन है, ओके। तो आपको और एक सॉल्यूट का मास भी गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है? K2CSO3, ठीक है, यानी कि K2CO3, सॉरी SO नहीं है, CO3 है, ठीक है। तो वो आपको दिया गया है 2.5 ग्राम, ठीक है। कितना दिया गया है? 2.5 ग्राम दिया गया है। कितना? 2.5 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सोल्यूट का मास निकालना पड़ेगा, सॉरी सोल्यूट का मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मास निकालो भाई। किसका? सॉल्वेंट का मास नहीं है ना, सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए डेंसिटी यूज़ करो। डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या होता है डेंसिटी? ये बट डिवाइडिंग में होता है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपको गिवन, डेंसिटी आपको गिवन है, मास आपको गिवन नहीं है। डेंसिटी कितनी? 0.85 इज इक्वल टू, मास आपको गिवन नहीं है, दो निकालना है आपको। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम आपको 1 लीटर गिवन है। कितनी है? 1 लीटर। तो इसको 1 लीटर में तो लेंगे नहीं, क्योंकि डेंसिटी है, डेंसिटी में तो ml में होता है। ये देखिए ना, ग्राम पर ml, मोल नहीं ml, ठीक है। तो ml है तो 1 लीटर में 1000 ml होते, ठीक है। इसको इधर भेज दो, ठीक है, मास निकल जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो मास इज इक्वल टू, इसके लिए वाइडिंग में लगा लो 85/100 इंटू 1000। इसको ये कैंसिल आउट, तो कितने आ गया? 850 ग्राम आपके पास मास आ गया। कितना मास? 850 ग्राम मास आ गया। कितने ग्राम मास आ गया? 850 ग्राम मास आ गया,
ठीक है। अब आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको चाहिए सोलवेंट, ये आया सोल्यूशन का, क्योंकि आपको सोल्यूशन की वॉल्यूम गिवन थी, ना कि सोलवेंट की वॉल्यूम गिवन थी। किसकी वॉल्यूम गिवन थी? सोल्यूट की वॉल्यूम गिवन थी, सॉरी सोल्यूट कह रहा हूँ, सोल्यूशन की। ठीक है, तो आपको किसके निकालना है? अब सोलवेंट का निकालना है, लेकिन आपके पास सोल्यूट का मास गिवन है K2SO4 सोल्यूट का, लेकिन आपको किसका निकालना है? सोलवेंट का निकालना है। तो सोलवेंट का निकालने के लिए आपको पता है सोल्यूशन जो होता है वो सोल्यूट प्लस सोलवेंट होता है। ठीक है, तो सोल्यूशन आपका 1 लीटर, इसको क्या करो, अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो। ठीक है, तो सॉल्वेंट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन के मास में से सॉल्वेंट का मास निकालना, सॉरी सोल्यूट का मास निकालना पड़ेगा, यानी कि सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। तो निकाल लो, सॉल्वेंट निकल जाएगा आपका 1 लीटर, ग्राम में निकालना है ना, तो 1 लीटर सॉल्यूशन है क्या आपके पास? CO3। कितना सॉल्यूशन है आपके पास? सॉल्यूशन का जो मास आया वो आया 850। कितना आया है? 850। ठीक है, 850 आया है। कितना आया है? 850 आया है। ठीक है, और वहीं पर आपके पास ये वाला मास, देखिए ये आपको दिया गया है सोल्यूट का मास। कितना दिया गया है सोल्यूट का? 2.5 ग्राम, माइनस ऑफ 2.5 ग्राम कितना है? 2.5 ग्राम। कितना है? 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम है। ठीक है, कितना है? 2.5 ग्राम। तो इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास आएगा, सॉरी इसमें से, यहाँ से नहीं, इधर माइनस करेंगे ना 2.5, तो इसमें से माइनस करोगे तो आपको बचेगा 50 में से 2.5 गए तो 48.5 बचेगा। कितना बचेगा? 48.5, 848.5 बचेगा ग्राम में। ठीक है, कितना, किसका? सॉल्वेंट का मास निकल गया। सॉल्वेंट आपको किस में चाहिए? केजी में चाहिए। सॉल्वेंट इज इक्वल टू 848.5 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा 0.048। अब 5 है डिवाइडेड, लास्ट में पॉइंट के बाद 5 है, तो आप लिख सकते हो उसको 0.849। ये आ गया 0.849। कितना आ गया? 0.849। अब अब आपको मोल्स चाहिए सोल्यूट के, क्योंकि आपको फॉर्मूले में देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए मोल्स इज इक्वल टू मास। कितना है? मास ये रहा 2.5, एंड आपको मोलर मास पता होना चाहिए K2SO4 का। K2SO4 का मोलर मास पता होना चाहिए। K2SO4 का मोलर मास पता होना चाहिए। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली होता है 138, आप निकाल लेना 138 होता है। कितना होता है? 138 होता है। इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करेंगे। मैं आपको सिखा देता हूँ डिवाइड करना कैसे है, क्योंकि कैलकुलेशन भी कई बच्चों की क्लियर नहीं होती। तो इसके पॉइंट लगाकर हमने ये लगा लिया। तो मोल्स इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 25/138 इंटू 10। रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल में इसके डिवाइडिंग में 1, तो रेसिप्रोकल करोगे तो एक ऊपर आएगा, 138 नीचे आएगा। इसको करो, 25 है, यहाँ है ये 138, तो 25 है तो जाएगा तो है नहीं, ये 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 लग गया। ठीक है, अब भेजो इसको, ये बन गया 250, 130, 130, 260, तो 260 तो 250 से बड़ा ही हो जाता है, तो ये जाएगा 1 पे, 1 पे गया तो 250 था। ठीक है, 250 था, 138 गया इसमें से, तो 2 और 1, 12 बचा। 12 क्यों बचेगा? 112, 112 बचा, 0 लगा लिया आपने पीछे, 138, 138, 138 है तो 13 चौके 52, और आपको 1120 निकालना है। 1120, तो इसको 138 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो 138 को,
6 से मल्टीप्लाई करोगे 138 को तो हमारे पास बचेगा, यहाँ कर लेते हैं 138, ठीक है। 138 को करोगे 6 से तो ये हमारे पास बचा 1120, ठीक है। तो 6 8 48, 48 में से आएगा आपके पास 4, 48 में से बचा 4, 6 18 और 18 और 4 22, 2 बचा। तो अब करो आप 6 कम 6 और 2 8 हो जाएंगे, 828। ये तो थोड़ा छोटा ही आ गया। 7 पे कर लो, 7 8 56, 5 7 21 और 5 26, तो 2 बचा, 7 9 966 में 138 जोड़ के देखो भाई क्या आता है। 8 6 14, 1 7 और 3, 7 और 3 10, 1 हासिल। ये आ जाएगा आपका 10 और 1 11, 1104। इसको 7 पे भेज देते हैं, कितने पे, 7 पे चला जाएगा। और डिवाइडिंग में आपके पास पहले से ही 10 है तो 2 पॉइंट्स लेने होते हैं उसके बाद। तो ये आपका बच जाएगा आंसर 0.017, 0.017 यही बचेगा। देखना आप निकाल कर, यही बचेगा, ठीक है। 138 को 25 से 138 से 25 को डिवाइड करने पर, ठीक है। अब सीधा पुट करो फॉर्मूले में पुट कर दो, एम वाले में ये रहा, ठीक है। पुट करो, पुट करोगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.07117, तो मोल्स आ जाएंगे आपके 7/1000, क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया, 1000 आ गया। और आपके पास केजी में निकालना है ये, तो केजी में निकालने के लिए इसके डिवाइडिंग में लगा दो 1000, ये बन जाएगा आपका। यहाँ पर केजी में करने के लिए इसको 850 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि केजी में आ जाएगा फिर, तो इसको भी कर दो आप 850 बटे केजी, सॉरी 1000। तो ये इससे कैंसिल आउट, 3 जीरो 3 जीरो, तो ये बच गया 17 बटे 850। अब फिर वही करो, फिर डिवाइडिंग करना सीखो। ज़ीरो आया, ठीक है। कितने बन गए, 1700 बन गए। 1785 है अब यहाँ पे, 1700, 850 और 850 कितने होते हैं, 800 800 1600, 2 पे चला जाएगा सीधा डायरेक्ट। कितने पे जाएगा, 2 पे। यहाँ 1700 बन जाएंगे ना पॉइंट लगाने के बाद, तो यहाँ आ जाएगा 2 पे। पूरा पूरा आंसर आ जाएगा 0.02, फुल ऑफ क्वेश्चन 0.02, ये आपका आंसर आएगा। इसके पीछे एम लिख लो, चाहे ये मैंने वैसे भी लिख दिया है यहाँ पर एम मोलैलिटी, तो सीधा क्वेश्चन होगा। तो करना कुछ नहीं था, जो आपको बोला गया था आपको वही निकालना था। ये PYQs है, यानी कि JEE के पेपर में आ चुका है, ठीक है। और मैंने इसका डेट और सन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो डेट और सन कहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसको राइट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि नाइट्रोजन गैस पानी में घुलनशील है। 293 केल्विन पर KH का मान 76.48 हो जाता है। 76.48 के बार है। यदि KH का मान बढ़कर 88.8 के बार हो जाए तो 293 केल्विन यानी कि केल्विन टेम्परेचर पर ऊपर के तापमान पर नाइट्रोजन की घुलनशीलता कैसी होगी। यानी कि अब टेम्परेचर 76 से होकर 88 हो चुका है, ठीक है, 88 केल्विन हो चुका है। तो टेम्परेचर बढ़ने से देखो, पहले टेम्परेचर कितना 293, कितना था 293 था, ठीक है। 293 और यहाँ 298 लिखो, 98 होगा यहाँ पे, ठीक है, गड़बड़ होगी थोड़ी सी, 98 होगा। बढ़ जाए, यदि मान बढ़ जाए 298 मिनट, यहाँ 93 होगा,
यहाँ होगा 98, 298 पे इतना। और यदि के एच का मान बढ़कर 88.8 के बार हो जाए तो 293 के ऊपर के तापमान पर, यानी कि 293 के ऊपर के तापमान पर, ठीक है वो 93 ही है, के ऊपर तापमान पर नाइट्रोजन की घुलनशीलता क्या बदलेगी। ठीक है, कैसे बदलेगी और आपको संक्षिप्त में वर्णन देना है, ये लाइन भी इसमें आएगी। ठीक है, संक्षिप्त में वर्णन देना है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, एक चीज़ नोटिस कीजिए। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, नोटिस करने पर आपको करना है के एच। के एच किसके अंदर आता है, याद करो किसके अंदर आता है, हेनरी लो के अंदर आता है। ठीक है, कितने किसके ऊपर आता है, हेनरी लो के ऊपर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या निकालना है, क्या निकालना है। निकालना आपको ये है कि 293 केल्विन टेम्परेचर पर क्षेत्र था और उसके बाद बढ़कर वो 88 हो जाता है। क्या टेम्परेचर बढ़ने से नाइट्रोजन की घुलनशीलता कम होगी या ज़्यादा होगी, ये आपको बताना है कि कैसे बदलेगी, क्यों बदलेगी और कब बदलेगी, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेनरी लो इसमें याद होना चाहिए कि हेनरी लो का कहना क्या है, कि हेनरी लो कहता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्या हेनरी लो लगेगा। हेनरी लो कंसेप्ट है ये, किसके बेस पर कंसेप्ट है ये, हेनरी लो के बेस पर ये कंसेप्ट है। किसके बेस पर कंसेप्ट है, हेनरी लो के ऊपर बेस। ठीक है, और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और जेडब्ल्यू का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इग्नोर तो करेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन ही इसके हैं, तो इग्नोर करने वाले हम हैं नहीं। तो देखो, 293 केल्विन पर टेम्परेचर जो है, के एच का जो मान है वो कितना होता है, 76.48 होता है। ठीक है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि हेनरी लो होता क्या है। और बढ़ने के बाद टेम्परेचर कितना हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने पर 88 हो जाता है, तो 88 हो जाता है। तो 293 केल्विन के ऊपर के तापमान पर नाइट्रोजन की घुलनशीलता में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हेनरी लो को देखते हैं कि हेनरी लो कहता क्या है। हेनरी लो का एक फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर निकालने का। क्या होता है, पार्शियल प्रेशर निकालने का, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। एक्स का मतलब यहाँ पर होता है, क्या होता है यहाँ पर, मोल, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। P का मतलब पार्शियल प्रेशर, K का मतलब क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट, और ये एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब कैसे सोल्यूबिलिटी के साथ ये रिलेट करता है। अब क्या करें हम कि जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, वहाँ पर हम मान लेते हैं कि अभी 1 है। टेम्परेचर कितना है, 1 है। तो टेम्परेचर कहने का क्या मतलब है, देखिए पहले के एच आने से पहले एक चीज़ होती है। ठीक है, अब इसको एक माना आपने, मान के चलो 1 है। ठीक है, तो के एच इंटू एक्स। ठीक है, तो अब ये क्या होगा यहाँ पर, तो ये इसके डिवाइडिंग में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/kh हो जाता है। अगर टेम्परेचर 1 है तो kh इसके डिवाइडिंग में आ जाता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ मेरा, अब आप इसको चाहे p भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, p भी माना जा सकता है। तो आप क्या करोगे, p के बटे में kh आ जाएगा। तो जब अगर हम इस p को भूल जाएं, इस p को भूल जाएं, ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या है, अप्रोक्सली हमारे पास बचता है kh। क्या बचता है, 1/kh। इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो kh का मान भी, kh का मान घट जाएगा। ठीक है, और अगर मोल फ्रैक्शन कम हुआ तो kh का मान बढ़ जाएगा। यही क्या कहता है, क्या कहता है, यही यही कहता है हेनरी लॉ। लेकिन एक चीज़ और होगी, और अब होगा क्या कि डिनोमिनेटर के अंदर अगर के एच का मान ज़्यादा आ जाए, डिनोमिनेटर के अंदर के एच का मान अगर ज़्यादा आ जाए तो सोल्यूबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर के एच है वो ज़्यादा हो तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। आप मानते हैं ये बात, क्योंकि के एच अगर ज़्यादा बढ़ गया तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, ये हम पढ़ते हैं, ये कंसेप्ट भी पढ़ा हुआ है इसका। ठीक है, तो अगर के एच का मान कम हो जाए तो, के एच का मान अगर कम हुआ तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी।
सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये कौन कहता है? ये कहता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है वो यही बताते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या बताते हैं कि यही बताते हैं कि किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ की मात्रा कितनी है। यही मोल फ्रैक्शन बताते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट का कितना हिस्सा है, यही बताते हैं। यानी कि घुलने की क्षमता, घुलेगा भी तो यहीं से, हेनरी लॉ का कांस्टेंट है तो घुलेगा भी यहीं से। ठीक है, तो घुलनशीलता भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको ये ना जो रिलेशन, ये वाला रिलेशन है, मैंने हेनरी लॉ के अंदर भी पढ़ाया था। हेनरी लॉ में भी मैंने ये रिलेशन आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि अगर के एच मान बढ़ा, डिनोमिनेटर अगर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर बड़ा नहीं, छोटा हो गया तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सेम काम है। ठीक है, अब क्यों होगा ऐसा? क्यों होगा? अब यही कारण, अब यही चीज़, यही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे, अपने इस क्वेश्चन में लगाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में लगाएंगे। और इसका एक कारण और है, इसका एक कारण और होगा। इसका कारण क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने का। अब यहाँ से देखा जाए तो इसने बोला है 293 केल्विन पर इतना था, और यदि के एच का मान बढ़कर 88 हो जाता है तो 293 केल्विन के ऊपर नाइट्रोजन की घुलनशीलता यही निकालनी थी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि के एच का मान के ऊपर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या उसमें, जो गैस के, जो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, अब टेम्परेचर इसमें ऑब्वियसली बड़ा है। यही सही बात है कि इसके अंदर अगर देखा जाए क्वेश्चन में तो टेम्परेचर बड़ा है, और टेम्परेचर बढ़ने से के एच मान भी बढ़ गया है। अब ये बढ़ा क्यों? इसका कारण क्या है टेम्परेचर के बेस पर बढ़ने का? सबसे बड़ा कारण इसका है, यह है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो पार्टिकल्स, जो भी अंदर चीज़ें हैं जैसे सॉल्वेंट या सॉल्यूट है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, क्योंकि नीचे से हीट आ रही है, हीट बाहर की एनर्जी मिल रही है, तो वो अंदर से एनर्जेटिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एनर्जेटिक हो जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जो सोल्यूट उसके अंदर मिलाया गया है, सॉल्वेंट मिलाया गया, वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, पानी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसीलिए जो गैस है वो सोल्यूबल घट जाती है। गैस जो होती है वो कम घटना शुरू करेगी। देखो मैं बताता हूँ सिंपल तरीके से। मान के चलो ये कोई सोल्यूशन, ये कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, और इसके अंदर है वाटर। अलग कलर ले, ठीक है, वाटर कलर ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, समझाने के लिए वाटर कलर। ठीक है, वाटर कलर ले लिया। अब देखो, अब ये क्या होगा? ये भाप बनेगा, इसके ऊपर ये गैस है, और ये कंटेनर क्या है? बंद है। ये कंटेनर बंद है। अब क्या है? देखो इसके अंदर हमने कुछ मिलाया हुआ भी, सोल्यूट सॉल्वेंट कुछ भी मिला लो यार, ठीक है, आपकी मर्जी है, जो मिलाना मिला लो। आप नीचे से इसको हीट दे रहे हो, हीट मतलब गर्म कर रहे हो या टेम्परेचर दे रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स होंगे ना वो पानी के अंदर रहना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्या होगा? उनको एनर्जी मिल रही है नीचे से। देखना, पानी जब भी उबलता है ना तो उसके जो खद्दे होते हैं वो ऊपर की तरफ उठने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, टेम्परेचर के कारण टूटना शुरू हो जाते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिलने के कारण वो उबलना शुरू कर देते हैं, और धीरे 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 देखते देखते वो गैस में मिल जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? गैस में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को क्या हो गया? एनर्जी मिल गई। अब उनके अंदर पावर आ गई, खुले सांड जैसे हो गए, तो ऊपर उड़ जाएंगे, कहेंगे पूरा आसमान अपना है, उसमें उड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए पानी क्या बन जाता है? भाप बन जाता है, क्योंकि उनको आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स को क्या मिली? एनर्जी मिली। एनर्जी मिलने के कारण वो पागल हो गए, पागल होने के कारण क्या हो? बाहर घूमने लग गए। ठीक है, बाहर घूमने के कारण किस में मिल गए? गैस में मिल गए। ठीक है, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर मिल गए। तो दैट्स ऑल, बस यही कारण होता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो पानी में कम हो जाती है, गैस इसलिए घुल नहीं पाती। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने पर जो नाइट्रोजन गैस की जो घुलनशीलता है वो बहुत कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ गया तो के एच मान भी बढ़ गया, के एच मान बढ़ा तो नाइट्रोजन की क्षमता भी कम हो जाएगी घुलनशीलता की। तो सबसे बड़ा कारण जो आया है हमारे पास टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर अगर अप हो गया तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? एनर्जेटिक हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक होंगे तो वो बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, बाहर निकलने लगेंगे, और अगर बाहर निकल गए तो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी।
सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और सोल्यूबिलिटी कम होगी तो इस जिसके कारण जो है वो नाइट्रोजन गैस है पानी के अंदर कम घुलेगी। जो नाइट्रोजन गैस है पानी में नाइट्रोजन गैस पानी में कम मिलेगी, कम घुलेगी। दैट्स ऑल, सिंपल था। यही तो आपको बताना था सिर्फ इसमें, और इसमें कारण भी बड़ा सारा लिखना था। जो मैंने आपको सारी बातें जो जो बताई है भर दो बस। ठीक है ना, भर दो उसमें जो मैंने बताया है सब कुछ भर दो उसमें। ठीक है, तो इसको लिखो। ठीक है, इसको लिखो। और ये देखो नीट जेडब्ल्यू का पेपर है, जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है ये, पेपर में प्रीवियस जाकर चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लिखो। देखते हैं अब इसी का पार्ट सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, पहले क्या कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 6.12 डिग्री सेल्सियस है, और जो एसीटोन क्वथनांक यानी कि बॉयल होने का यानी कि उबलने का जो पॉइंट है वो 56.6 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक एजियोट्रोप्स बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एजियोट्रोप्स बनाया जाता है। इस विलियन में एसीटोन का मोल अंश जो है वो 0.339 है। अनुमान लगाइए कि बनने वाले एजियोट्रोप का क्वथनांक क्या होगा? 60 होगा, 64 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर 54 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इसमें भी थे इसमें भी ऑप्शन, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं लिखी क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड था, तो कंसेप्ट बेस्ड को हम क्लियर करेंगे। और इसमें क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इसमें सॉल्व करने का था, तो सॉल्व करने में जितना मज़ा आता है ऑप्शन देखने में नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैंने उसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व ही करना है, ऑप्शन थोड़ी ना लगाने हैं। सॉल्व करके अपना ऑप्शन लगाओगे, तो मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब एजियोट्रोप्स निकालना है। सबसे पहले गिवन लिखो क्या क्या है। ठीक है, गिवन लिखो। और पहले गिवन लिखने के लिए आप लोग खुद से लिख लेंगे, गिवन तो खुद से लिख लेंगे। ठीक है, तो जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है, ठीक है, ठीक है, जो क्लोरोफॉर्म और जो एजीटोन है, एसीटोन नहीं, एसीटोन, उनके एजियोट्रोप्स का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। क्योंकि हमें एसीटोन का भी दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट, और एजियोट्रोप्स उसका क्या है, ये क्लोरोफॉर्म का भी हमें दोनों का क्या है बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। लेकिन उन दोनों को मिलाकर एक विलियन बनाया जाता है, एक एजियोट्रोप बनाया जाता है। एक एजियोट्रोप, विलियन अलग है, एजियोट्रोप अलग है। एक एजियोट्रोप बनाया जाता है, तो हमें अब उस एजियोट्रोप का क्या निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। एजियोट्रोप का बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर नहीं, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यही निकालना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। लिख लिया गिवन? हम भी लिख देते हैं, ये तो नहीं, ब्लू मार्कर आ गया। गिवन, सबसे पहले गिवन लिखो, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो दिया हुआ है आपको कितना दिया? 162 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और उसके बाद आपको दिया गया है क्वथनांक किसका? एसीटोन का क्वथनांक कितना दिया गया है? 56 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया गया है? 56 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ठीक है, और आपको बोला गया कि एजियोट्रोप बनाया गया उनको मिलाकर, और उस एजियोट्रोप को का आपको क्या निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। और इस विलियन में एसीटोन का जो मोल फ्रैक्शन है, मोल अंश का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन जो है वो 0.339 है। ठीक है, तो एजियोट्रोप का क्वथनांक निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एजियोट्रोप्स जो होते हैं, एजियोट्रोप्स
मैंने आपको बताया था एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, जाकर क्लास देखिएगा अच्छे से। अब तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझाऊंगा। एजियोट्रोप के अंदर दो तरह के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एजियोट्रोप के अंदर दो तरह के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स और एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को बोलते क्या है? एजियोट्रोप। किसको बोलते हैं मिनिमम एजियोट्रोप? ठीक है, किसको बोलते हैं? जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दोनों के दोनों प्योर लिक्विड्स में कम हो। ठीक है, यानी कि ये दो प्योर लिक्विड्स है, एक क्लोरोफॉर्म और एक एसीटोन। ठीक है, दो लिक्विड है हमारे पास, एक क्लोरोफॉर्म और एक एसीटोन। दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे अगर इसका टेम्परेचर कम हो, किसका? इन दोनों के मिक्सचर का, इन दोनों के प्योर प्योर जो प्योर लिक्विड है उससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो, तो क्या होता है? आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी कि दोनों लिक्विड, दोनों प्योर प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, से कम, बॉइलिंग पॉइंट से कम, बॉइलिंग पॉइंट से कम हो तो उसी को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स कहते होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो, और उनके बीच में जो मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन अब वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उसी को बोलते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम एजियोट्रोप्स। ठीक है, ठीक है, कहने का क्या मतलब है? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से विलियन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो क्या होगा? आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होगा। ठीक है, क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होगा। और जो इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन, ठीक है, इंट्रैक्शन भी आपकी क्या होनी चाहिए? इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड्स। ठीक है, हो, ठीक है, ये होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग आइजियोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग आइजियोट्रोप्स। तो कहने का क्या मतलब है कि स्ट्रोंग अट्रैक्शन होगी, अगर अगर स्ट्रोंग अट्रैक्शन है तो वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है, वेपर प्रेशर बनता कैसे है? वेपर प्रेशर बनता है जब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन कम होती है, इंट्रैक्शन पावर बहुत कम होती है, तो वो आसानी से उड़कर कहाँ चले जाते हैं? हवा में चले जाते हैं, वेपर बनकर हवा में चले जाते हैं। लेकिन अगर उनके बीच में मोनिटर मोलिकुलर अट्रैक्शन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, कहेगा कहाँ जा रहा है, ये कहेगा कहाँ जा रहा है। ठीक है, एक दूसरे को रोक लेंगे। तो रोक लिया अगर, तो आप क्या करोगे? फिर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहीं रुक जाएंगे, आप वेपर प्रेशर में नहीं जाएंगे, तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, पेपर प्रेशर कम बनेगा। वैसे ही आपकी जो लाइफ होती है उसमें होते हैं जिन लोगों के साथ, अगर बाकी लोगों के साथ आपने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बॉन्डिंग बना ली ना, अच्छे से बॉन्डिंग बना ली, मतलब उनके बिना रह नहीं सकते, तो क्या होगा? वो लोग आप उन्हीं के जैसे, उन्हीं के बराबरी पर रह जाओगे, उनसे ना तो ऊपर जा पाओगे, ठीक है, ना उनकी कभी नीचे जा पाओगे, उनकी बराबरी में रह जाओगे, सिर्फ क्या रहोगे? उनकी बराबरी में रह जाओगे, उनसे ऊपर नहीं जा पाओगे। यही होगा ना, तो वो आपको वहीं रोक लेंगे अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। इसीलिए सबके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं रखनी, छोड़ दो, ऊपर जाओ। ठीक है, ऐसा करना है, ऊपर जाना जरूरी है। इतना समझ आया स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग? तो क्या होगा यहाँ पर? अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर कम होगा,
और अगर वेपर प्रेशर कम हुआ, अगर वेपर प्रेशर कम हुआ तो वहाँ पर आपको पता है कि बीपी ज़्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। अब ये होगा क्यों ऐसे? ऐसे क्यों होगा भाई? ऐसा क्यों होगा कि जो जो वेपर प्रेशर वहाँ पर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा? ऐसा होगा क्यों? क्या कारण है इसका, ये भी तो बताना है। तो आपको पूरा कंप्लीट कराना है ना, तो कंसेप्ट अच्छे से समझना है ना, तो समझो। देखो, जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को टाइटली पकड़ लेते हैं, आपको तो पता ही है, ऐसे टाइटली चिपक जाएंगे, पकड़ लेंगे आपको। ठीक है, उसको क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को आपस में टाइटली पकड़ लेंगे, और टाइटली पकड़ने के बाद क्या होगा कि आसानी से वेपर में नहीं जा पाएंगे, वेपर में नहीं बनेंगे। मैंने आपको जैसे बताया, वेपर में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर उनको वेपर में भेजना, उनको बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी। अब उनकी बॉन्डिंग तो तोड़नी पड़ेगी, उनकी बॉन्डिंग में क्या करोगे, टेम्परेचर ज़्यादा दे दोगे, उनको गर्म कर दोगे। अब उनमें आगे एनर्जी, वो कहेगा तो इधर चल, मैं इधर चलता हूँ। ठीक है, तो घूमने लगेंगे, एक दूसरे से उड़ने लगेंगे, एक दूसरे से क्या लगेंगे, उड़ने लगेंगे। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा देना पड़ गया। अब उनको बॉईल करने के लिए आपने टेम्परेचर ज़्यादा दिया है, तो इसलिए वो बॉईल हुए हैं। ठीक है, वरना बॉईल नहीं होते। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ा कारण है इनका, क्यों होता है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो यही था बस। अब देखो, अब आपको इनमें से ऑप्शन लगाना था, ऑप्शन इनमें से लगाना था। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे ना इसमें, तो ऑप्शन लगाना था, ये सब समझ आया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो, सबसे पहले जो पॉइंट था वो था 56 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा आपके पास था 61 है ये। ठीक है, 61.2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी ये 61.2 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, 61.2 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या, आपको देखना है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम। अब देखिए, सबसे पहले तो कहता है कि ये कम होना चाहिए, लिक्विड के, प्योर लिक्विड्स के प्रेशर से कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का जो टेम्परेचर है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रख रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रख रहे हैं, तो वेपर प्रेशर कम, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 56 से ज़्यादा होगा, 56 से ज़्यादा होगा, और 61 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों का बनने के बाद दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छे से कस कर पकड़ लेंगे, दोनों के मॉलिक्यूल से एक दूसरे को अच्छे से कस कर पकड़ लेंगे। तो कस कर पकड़ा तो वेपर प्रेशर कम हो गया, और वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे को पकड़ लेंगे। ठीक है, एक दूसरे को पकड़ लेंगे तो पहले का ये, दूसरे का, इन दोनों से ज़्यादा होगा। तो इन दोनों से ज़्यादा क्या है, 54 है? नहीं है, ये छोटा है, ये छोटा है। ठीक है, ये क्या है, बड़ा है, दोनों से बड़ा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, 64 डिग्री सेल्सियस इसका रियल आंसर आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सिंपल था, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं था। लिखो फिर हम, अब आपके ये तो 3 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3, 3 हो गए ये। ठीक है, अभी इसी के नीचे अथवा में 2 क्वेश्चन और गिवन है। ठीक है, वो भी करते हैं, वो भी कंसेप्चुअल बेस ही है, वो समझकर फिर हम इस क्लास को थंब करेंगे। लिखो इनको, फिर हम अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि एक सोडा की बोतल है जो दिल्ली की तुलना में श्रीनगर में जल्दी अपनी गैस खो देती है। क्या यह कथन सही है? बताना है कि यह बात सही है कि दिल्ली की अपेक्षा में जो गैस है, जो सोडा की बोतल है, वो अपनी गैस श्रीनगर जल्दी खो देती है, श्रीनगर में जाकर जल्दी खो देती है, लेकिन दिल्ली में उसकी गैस धीरे धीरे जाती है। ये बात हमें इसकी बतानी है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही हुआ, ये भी कंसेप्चुअल हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं कि चीनी उत्पाद के सेल्फ लाइफ खराब होने की अवधि को बढ़ाने में कैसे मदद करती है, ये भी हमें इसको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यही आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि श्रीनगर और दिल्ली दोनों के अंदर अलग अलग चीज़ें क्यों होती है कि गैस कहीं पर जल्दी अपनी वो खो देती है फीस, और कहीं पर लेट खोती है। ठीक है, तो ये सब ऐसा क्यों है, ये हमें प्रूव करना है, बताना है इसके बारे में। तो कंसेप्चुअल है, करो, बताओ।
पता चला होगा, कुछ ना कुछ तो आया ही होगा। देखिए, सबसे पहले बात करनी है कि श्रीनगर जो है वो ऊंचाई पर है। कहाँ पर है? ऊंचाई पर। श्रीनगर कहाँ पर है? ऊंचाई पर है। श्रीनगर कहाँ पर है? ऊंचाई पर है। श्रीनगर जो है वो ऊंचाई पर है। ठीक है, ये बात आपको पता है भाई, ऊंचाई पर है, सही बात है। जो तो ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वह कम होता है। आपको पता है कि जितना जितना आप ऊपर जाते रहोगे, वातावरण के अंदर जो प्रेशर है वो बहुत कम होता चला जाएगा, धीरे धीरे कम होता। आपकी सांसें फूलने लगेगी, ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी और धीरे धीरे वहाँ पर प्रेशर भी कम होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? प्रेशर कम होने लग जाएगा ऊंचाई पर जाते ही। तो अब कम ज़्यादा प्रेशर की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा लो काम करेगा? प्रेशर की बात है तो हेनरी लो काम करेगा। कौन सा लो काम करेगा? हेनरी लो काम करेगा। क्योंकि वहाँ पर जो है, अब इसने बोला है कि खो देती है। एक जगह पर सोडा बोतल में घुल जाती है आधे से ज़्यादा गैस, ज़्यादा जल्दी घुल जाती है, एक जगह पे कम लेट घुलती है, जल्दी नहीं घुलती। तो यही बात हमें बतानी है, निकल जाती है बाहर या खो देती है, ख़त्म हो जाती है, ये बात हमें क्लियर करनी है कि ऐसा क्यों होता है। वैसे मैं ये आपको बता चुका हूँ, मैंने एक बार क्लास बनाई थी सोडा बोतल के ऊपर। ठीक है, एक क्लास मैंने सोडा बोतल के ऊपर अलग से बनाई थी, तो यार इसके ऊपर भी बना ही देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ऊंचाई पर होने के कारण श्रीनगर, वहाँ पर प्रेशर कम है। प्रेशर कम है तो इसीलिए वहाँ पर प्रेशर कम है, तो क्या होगा वहाँ पर? आपका सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, ये सब कम हो जाएगा, धीरे धीरे वहाँ पर गैसेस कम होगी, ये आपको पता है। ठीक है, तो वहाँ पर गैस की सोलिबिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये देखते हैं। तो क्या असर पड़ेगा? प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर, तो प्रेशर अगर ज़्यादा है तो गैस भी जल्दी घुलेगी। आपको मैंने एक बार ना कराया था, जब आप गैस जो है बोतल लोगे, कोई बोतल लिया आपने, तो उसका ढक्कन जितना ज़्यादा टाइट करोगे उतना ज़्यादा उसमें प्रेशर बनेगा, जितना ज़्यादा टाइट करोगे उतना ज़्यादा उसमें प्रेशर बनेगा। देखिए, जैसे जैसे वैसे मेरे को बोतल बनानी तो आती नहीं इतनी खास अच्छी, तो फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक बोतल है, इसका ढक्कन ऐसे लगेगा ना, तो फिर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो देख लेना यार, बोतल है। ठीक है, अब आपने इसका ढक्कन पूरी जोर से टाइट कर दिया, पूरी जोर से टाइट किया। इसमें भरा हुआ है लिक्विड। लिक्विड क्या? सोडा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ? सोडा। क्या भरा है? सोडा भरा हुआ है। तो क्या भरा है? सोडा भरा हुआ है। देन क्या भरा हुआ है? इसमें सोडा भरा हुआ है। तो सोडा भरने के कारण यहाँ तक तो एक थोड़ी बहुत तो खाली होती है बोतल, खाली होती है ना थोड़ी बहुत, तो खाली बोतल भी है इसमें थोड़ा सा, और ये ढक्कन आपने पूरा टाइट एंड पूरा टाइटली भर दिया, टाइटली भर दिया। अब इसके अंदर गैस प्रेजेंट है, जो भी गैस इसके अंदर प्रेजेंट होगी, वैसे ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर इसमें प्रेजेंट है, तो अब ये बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट है तो उसको जाने की जगह कहीं और है? कहीं और इसमें जाने की जगह नहीं है। अब भाई ढक्कन बंद पूरा, तो ये निकालना पे कोई है? बोलती है बाहर बाहर आवाज़ मारेगी, ऐसा नहीं होता, कोई नहीं मिलेगी इसको। ठीक है, कोई नहीं मिलेगा, तो ये ढक्कन बंद रहेगा, टाइट रहेगा, बिल्कुल क्लोजली रहेगा। और ऊपर से बोल रही है आपने और क्लोज कर दिया, और क्लोज कर दो, तो यहाँ प्रेशर बन गया, ज़्यादा प्रेशर हो गया। अब इसके पास जगह नहीं कहीं जाने के लिए। अब जगह जाने के लिए नहीं है, तो ये क्या करेगी? गैस जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये गैस, ये इसी के मॉलिक्यूल्स में घुलने के लिए तैयार हो जाएगी। कहेगी भाई देख, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, देख ना तो इधर है जगह जाने की, ना इधर जगह जाने की, ना इसमें कहीं छेद है। अब जो छेद था वो बंद कर दिया गया है, वो भी टाइटली बंद कर दिया गया, तो प्रेशर बढ़ गया। अब गैस क्या होगी? धीरे 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 करते करते इनको मनाएगी अपने साथ रहने के लिए। अब इनको मनाने के बाद धीरे धीरे इन्हीं के अंदर घुल जाएगी। तो इन्हीं के अंदर घुल जाएगी, तो इसमें से गायब गैस जो है वो गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गैस गायब हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर सोलिबिलिटी जो है ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा होगी लेकिन जल्दी घुलेगी। क्या होगी? जल्दी घुलेगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर जो ढक्कन है वो आपने
खुला कर दिया, खोल दिया ढक्कन। अब ये क्या, गैस को जगह मिल गई। अब गैस को एक लगत जगह मिल गई, ये बाहर निकल जाएगी, तभी बोलती है फुस, तभी बोलते हैं गैस फुस। जो गैस ढक्कन खोलते ही उसमें से गैस निकलती है ना बोतल में से, तो इसी कारण बोलते हैं। जो गैस जो है वो प्रेशर के कारण दबी हुई थी। अब दबने के लिए इसमें मिल तो रही नहीं है वो, आपने क्या किया, तुरंत ही ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खोला, इसको कहा रास्ता मिल गया, बाहर निकल गई। क्या हो गया, रास्ता मिल गया तो बाहर निकल गई। तो अगर प्रेशर कम हुआ, आपने क्या किया, वहाँ पर प्रेशर कम कर दिया, तो सोलिबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, और सोलिबिलिटी कम होगी तो बाहर गैस जो है वो अंदर नहीं रुकेगी, अंदर नहीं रुकेगी, सीधा सीधा डायरेक्ट बाहर निकल जाएगी। क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। गैस जो है वो कहाँ निकलेगी, बाहर निकल जाएगी, रुकेगी नहीं किसी के कहने पर, अंदर गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल था, कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी। ठीक है, क्या होगी, गैस बाहर निकल जाएगी। अब वही कारण है कि दिल्ली में जो है वो लो एल्टीट्यूड है, वहाँ पर जो है वो लो एल्टीट्यूड का मतलब कम ऊंचाई पर है, वहाँ पर बिल्कुल ही लो है। ठीक है, दिल्ली जो है, दिल्ली वो कहाँ पर है, लो एल्टीट्यूड पर है, लो एल्टीट्यूड पर। ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रेशर है वो बहुत कम है, वहाँ पर प्रेशर जो है, सॉरी, लो एल्टीट्यूड पर है तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। लो एल्टीट्यूड पर तो प्रेशर ज़्यादा होगा ना, कम पर क्या होता है, कम ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई पर प्रेशर कम होता चला जाएगा, तो एल्टीट्यूड ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो गैस होगी, जो इसके अंदर गैस होगी वो जल्दी इसके अंदर घुल जाएगी, किसके अंदर, सोडा बोतल में। तो सोलिबिलिटी क्या होगी, जल्दी होगी, सोलिबिलिटी जल्दी होगी। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी, सोलिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और कैसे, जल्दी घुलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए जल्दी जो सोडा बोतल है वो जल्दी अपनी गैस खो देती है, जल्दी खो देती है। ठीक है, इस कारण ये जल्दी खो देती है और वो ख़राब भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वही बात आप श्रीनगर की लगाएं, श्रीनगर हाई एल्टीट्यूड पर है, कहाँ पर है, हाई एल्टीट्यूड पर है, कहाँ पर है, हाई एल्टीट्यूड पर, यानी कि ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो ज़्यादा ऊंचाई पर है, वहाँ पर प्रेशर कम होगा, वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ऊंचाई पर प्रेशर कम होता है। ठीक है, और निचाई पर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, देखना, समुद्र की जितनी नीचे जाते रहोगे ना, जितनी नीचे जाते रहोगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर दबाव लगेगा, एक लगेगा आपके शरीर के ऊपर पूरा एक पहाड़ रख दिया हो। आप जाओगे, जितनी गहराई में समुद्र में जाओगे उतनी गहराई में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता चला जाएगा। प्रेशर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रेशर बहुत हाईली लेवल पर बढ़ जाएगा, आपको लगेगा आपके सिर के ऊपर पहाड़ रख दिया है पूरा। ठीक है, एक पूरा पहाड़ ऐसा लगेगा। धीरे धीरे नीचे जाओगे, जब अ, वही 500-600 मीटर के नीचाई में जाओगे जब, तब पता चलेगा। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर कम होगा तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन एक कारण होगा, अब गैस इसमें धीरे धीरे नहीं, कम नहीं घुलेगी, अब क्या होगा, गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसीलिए आपको लगता है, इसलिए यहाँ पर आपको लगता है कि गैस निकल रही है, धीरे धीरे गैस निकल रही है, गैस इसमें प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहती, यहाँ पर जल्दी घुल जाती है। क्यों, टेम्परेचर का प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा, गैस कम निकलेगी, गैस जो होगी वो जल्दी घुल जाएगी, गैस पता ही नहीं चलेगा इसमें गैस भी थी, भाई नहीं गैस तो नहीं थी। ठीक है, तो ऐसा होगा। इसलिए श्रीनगर और दिल्ली की अपेक्षा में जो है, जो है वो गैस की सोलिबिलिटी कम या ज़्यादा होती है, ये आपको बताना था, और JEE का क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बोतल के ऊपर, लिखो इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मिटा दें। ड्राइंग के मत जाना, ड्राइंग पे मत जाना, समझाने पर जाना। ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। अब देखो आप, अब आपको क्वेश्चन अगला बोलता है कि चीनी उत्पाद के सेल्फ लाइफ, ठीक है, खराब होने की अवधि को बढ़ाने में कैसे मदद करती है। सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ, ठीक है, को बढ़ाने में कैसे मदद करती है। यानी कि चीनी जो है वो जो भी खाना, फूड है, उसको जल्दी खराब होने से कैसे बचाती है, जल्दी खराब होने से कैसे बचाती है।
ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा होता क्यों है, ये भी तो बताना चाहिए ऐसा क्यों होता है। तो चीनी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा बढ़ाती है, ये बात याद रखना। क्या होता है कि आंसर नंबर सेकंड, जो चीनी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा बढ़ाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा बढ़ाती है। क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक है, एस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक है, क्यों बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा शुगर होगी ना, ज़्यादा शुगर अगर सोल्यूशन के अंदर है तो वो सोल्यूशन कैसा हो गया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया। जिसमें अगर ज़्यादा शुगर तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, हाइपोटेनिश हो गया। तो शुगर अगर ज़्यादा तो हाइपोटेनियस टेनिक सोल्यूशन, हाइपोटेनिक सोल्यूशन हो गया। और हाइपोटेनिक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, जो माइक्रोब्स सेल होती है, उसके अंदर जो माइक्रोब्स सेल होती है वो क्या करती है, पानी जो सेल्स है वो पानी से बाहर निकलने लग जाती है। क्या करने लग जाती है, माइक्रोब सेल पानी से बाहर निकलनी शुरू कर देती हैं, जिसके कारण जो माइक्रोब्स है वो ग्रो नहीं कर पाती। पानी से बाहर निकलेगी तो ग्रो कैसे करेगी भाई, पानी से अंदर रहनी चाहिए तब ग्रो करेगी। अब बाहर निकल जाती हैं तो वह ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है, माइक्रोब्स का मतलब है जो उनको खराब करती है, खाने को जो खराब करती है वो बाहर निकल जाती है। इसी कारण जो है खराब करने की चीज़ अंदर नहीं रहती, इसलिए माइक्रोब्स वो है। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी चीज़ की गंदगी है वो बढ़ नहीं पाती, इस कारण बस सीधा समझो कि जो उसको ख़राब करने के लिए फूड के अंदर जो चीज़ें आएगी वो चीज़ें ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती, संख्या में नहीं हो पाती ज़्यादा, जिस कारण वो पानी से बाहर निकल जाती है। अब पानी से बाहर निकलेगी तो ग्रो कैसे करेंगी, अब अंदर रहनी चाहिए ना, तभी तो ग्रो करेगी। तो क्या होगा, माइक्रोब्स सेल बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, और माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगी, माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेगी। जैसे जाम हो गया आपका, जाम पिया है, जाम गाढ़ा होता है उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, जाम। पिस्कल, शरब, शरब भी होता है एक, और शरबत, ये शरबत भी होता है, उसमें भी चीनी ज़्यादा होती है, मिठास। ठीक है, ये सब ये जो है इसके जैसी चीज़ें जो है ये इनके अंदर हाई शुगर होती है। क्या होती है, हाई शुगर होती है, हाई शुगर होती है। कैमरा हिल गया था थोड़ा सा, कैमरा सही किया। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इनके अंदर बैक्टीरिया और फंगस जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते। मिठास के कारण क्या होता है, वहाँ पर फंगस और बैक्टीरिया जो है, जो गंदे पदार्थ होते हैं जो खाने को ख़राब करते हैं, वो उसके अंदर ज़्यादा नहीं फैल पाते, सरवाइव नहीं कर पाते, जिंदा नहीं रह पाते। इसलिए जो फूड है वो ज़्यादा समय तक अगर सेफ रखना है तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीनी डाल दो, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर डाल दो, इसीलिए वहाँ की जो उसकी सेफ़ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। क्या होगा, सेफ़ लाइफ बढ़ जाएगी। तो जितने भी हैं, ठीक है, इनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। क्या करता है वहाँ पर बैक्टीरिया जो है, क्या लिखूँ आपको, इसको समझा रहे तो दिया मैंने, लिखूँ क्या, हाँ, ज़्यादा शुगर के कारण। ठीक है, ज़्यादा शुगर से क्या होगा, बैक्टीरिया और फंगस, जो बैक्टीरिया और फंगस जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो खाना है वो जल्दी ख़राब नहीं हो पाएगा, जो फूड है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, जल्दी ख़राब नहीं होगा फूड, इसलिए जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो यही तो बताना था इसमें, और करना क्या था, सिंपल है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। लिखो फिर हम आगे चलते हैं। लिख लिया, मिटा देते हैं इसको। फिर देखते हैं हम, ये जो दो क्वेश्चन है ये भी कर लेते हैं आज।
ये भी कर ही लेते हैं। वैसे तो 4 क्वेश्चन कराने थे, लेकिन 4 से ज़्यादा कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे ये पूरे। ठीक है, ऐसा करते हैं, इनको हम कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कल की क्लास में कर लेंगे या आज ही कर लेते हैं? चलो आज ही कर लेते हैं इसको। कल को कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होगी, भोरी करेगा कब। ठीक है तो आज ही कर लेते हैं इसको। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 200 ग्राम पानी में 10 ग्राम अवाष्पशील विलेय घोलकर एक विलयन तैयार किया जाता है, यानी कि एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन पर, वाष्प दाब जो है वो इतना होता है 31.84 mmHg। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान को निकालना है। मैंने आपको कराए थे ऑस्मोटिक प्रेशर, एरर वगैरह ये सब करवाया था जो भी मैंने। तो जब मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मोलर मास के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? मोलर मास के ऊपर। तो ये याद रखना, मोलर मास के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आपके सामने एक ये क्वेश्चन मोलर मास का है, एक ये क्वेश्चन है, इससे आगे भी क्वेश्चन मोलर मास के मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, तो देखिए जल्दी इसको लिखिए, लिख तो लिए होंगे आपने, ये काफ़ी देर से लिखे हुए हैं क्योंकि। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा डायरेक्ट। आंसर नंबर 3, 3:30 नहीं 3। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले आपको जो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले बोला है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बारे में बोला गया है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात हुई है, तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए हमेशा रोल्स लॉ लगता है। रोल्स लॉ में से कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। कौन सा लॉ लगेगा? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, वीपी ये लगेगा। ये फॉर्मूला क्या होता है इसका? आपको पता ही है, पी नोट माइनस पी इज इक्वल डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू आपका होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये आपको पता ही है। पी होता है आपका प्योर सॉल्वेंट का मास, पी नोट होगा यहाँ पर भी। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर ये होता है आपका सोल्यूशन का, और ये होता है पी नोट आपका प्रेशर का। ठीक है, प्योर लिक्विड। इतना समझ आया? ठीक है, समझ आ गया सर। सबसे पहले आपको रिलेटिव लोअरिंग निकालना होगा। क्या निकालना होगा? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना होगा। निकालिए तो फिर क्या होगा, क्योंकि मोलर मास निकालना है ना, तो हमें तो पहले सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना होगा। सिंपल है, कैसे? देखो 200 ग्राम पानी में 10 ग्राम अवाष्पशील विलेय घोलकर एक विलयन तैयार किया जाता है, जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन पर 31.84 हो जाता है। कितना हो जाता है? 31.84। कितना हो जाता है? 31.84। ठीक है, और टोटल जो मास होगा, टोटल भी था इसमें क्या? टोटल कहीं नहीं लिखा, टोटल यहाँ पर लिख देते हैं। टोटल इसमें है 32 mmHg। ठीक है, टोटल है ये, टोटल पी का मास है, ये पी है आपका। ठीक है, टोटल पी है। तो पी आपको दिया गया है 32 माइनस ऑफ पी नोट। पी नोट कितना होगा? एक मिनट, किसका है ये? इसका दाब विलियन है ना, विलियन तैयार हुआ है तो विलियन का तो ये होगा 31.84, और ये जो 32 होगा ये आपका होगा पी नोट। यही होगा ना, क्योंकि ये देखिए विलियन का है, विलियन का तो यहाँ आएगा पी। ठीक है, डिवाइडेड बाय पी नोट आपका 32 है, इज इक्वल टू एक्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, निकाल लो इसको डिवाइड करके। 32 में से 31 गए, कितना बचेगा? 32 में से 31 गए, वही बचेगा 1 पॉइंट ये 16 बचेगा। 1.16 बटे 32, यही आएगा ना, 1.16 बटे 32, 1.16 बटे 32। ठीक है, तो 1.16 32 क्यों बचेगा? 0.32 बचेगा, 0.16 बचेगा। देखो कैसे, 32.00 31.84, तो यहाँ 6 10 आ गया, 6 आएगा। यहाँ पर कितना आ गया? 9 में से 8 1 आ गया पॉइंट, यहाँ आ गई 0 0, ये बचा 16 पॉइंट। ठीक है, निकाल कर देख लेना। 32 है तो इसके डिवाइडिंग में लगा लो 10,
और इसको कर दो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करोगे तो एक्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपका आ जाएगा सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 16/10 इंटू में 32 करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, करोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.22। एक मिनट, 20 बन जाएगा, ये कितना बनेगा 16/20, तो 16 कह रहा हूँ, 1/20 बनेगा, तो 1/20 बनेगा 0, तो 0 0, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया, क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया। तो आपको क्या करना है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से आपको क्या निकालना होगा, सॉल्वेंट के मोल्स भी निकालने होंगे, क्योंकि यहाँ से तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट भी निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने पड़ेंगे, तो आपको सॉल्वेंट के मोल्स भी चाहिए, क्योंकि आप क्या करोगे, अगर सोल्यूट के मोल्स आपके पास आ गए तो आप उसमें से फॉर्मूला लगाकर मोलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला लगाकर मोल्स की जगह पर आप मोलर मास निकाल सकते हो। तो आप क्या करो, अब सबसे पहले आप सॉल्वेंट के मोलर मास निकालिए, सॉल्वेंट का मोलर मास, तो पानी दिया गया है सॉल्वेंट, तो पानी होता है जो H2O का मोलर मास है, मोलर मास वो 18 होता है। ठीक है, और इसका मास कितना गिवन है, 200 ग्राम गिवन है। ठीक है, इसके और इसका मोल्स जो होंगे, इसके मोल्स जो होंगे सॉल्वेंट के, वो 200/18 कर दो। ठीक है, 1/18, 1 आ गया, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 2/20, यहाँ पर 1 आ गया फिर से। ठीक है, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके 11.11 आ जाएगा, 11.11 आपके पास मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी जगह पर यहाँ पर एक फॉर्मूला आपके पास देखिए, एक्स ऑफ सोल्यूट, एक्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए आपके पास होता है एन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन ऑफ सोल्यूट प्लस ऑफ एन ऑफ सोलवेंट, यही होता है ना, एन ऑफ सोलवेंट, यही होता है, एन ऑफ सोल्यूट, एन ऑफ सोलवेंट और एन ऑफ सोल्यूट, यही होता है। लेकिन आपके पास डाइल्यूट के लिए अलग होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अलग होता है। डाइल्यूट के लिए क्या होता है, उसमें सिर्फ सोलवेंट और सोल्यूट डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ आ जाएगा सोलवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एक्स ऑफ सोल्यूट, तो एक्स ऑफ सोल्यूट आपने अभी भी निकाला था 0.05। ठीक है, 0.05, एन ऑफ सोल्यूट निकालने हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया सोलवेंट के 11.11, तो 0.05 इंटू में 11.11 इज इक्वल टू एन ऑफ सोल्यूट, इसके डिवाइडिंग में 100, इसके डिवाइडिंग में 100, तो ये आ जाएगा 5.55 0.55, 0.55 आपका आंसर आएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। लेकिन मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए तो आपको इसमें खुश नहीं हो जाना, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए, अब आपको मोलर मास भी निकालना पड़ेगा। मोलर मास का मतलब क्या है, अब मोलर मास के लिए अवाष्पशील है ये, हाँ ये देखो मास गिवन है, मोल्स गिवन है, मोलर मास निकाल लो। देखो मोल्स निकालने के लिए आपको पास होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यही होता है ना, तो मोलर मास इधर चला जाएगा, मोल्स नीचे आ जाएंगे, मोलर मास यही होता है। तो मास आपको कितना गिवन है, 10 डिवाइडेड बाय 55 है ये, इसको लगा लो आप 10, इसके डिवाइडिंग में 100 लगा लो, 10 से 10 कैंसिल आउट। अब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये बन जाएगा 10/55, अब तो ना जा पाएगा ये ऊपर। ठीक है, तब आप इसको बना लो 0 पॉइंट, मोलर मास आपका आएगा 0.0 देखिए यहाँ पर 0 पॉइंट बचेगा, 10 आ गया, तो 0.55 में से वह 45.0, तो 55 को आप
तो 55 को 50 होता है 20, 200, आपके पास बनेगा 450। तो ये इसको भेजो 6 पे, 6 पे भेज के देखो, 6×5 = 30, ज़ीरो, आपके पास बचा है 450। ठीक है, तो अब इसने भेजा तो 6×5 = 30, 3 हासिल, 6×5 = 30, 30 और 1 मिनट, 30 और 3 33, ये तो ज़्यादा छोटा ही आ गया। अब आप इसको ऐसा करो, 8 पे भेजो, 8×5 = 40 का 4 हासिल, 8×5 = 40 और 4×44, ये आया सही सही। ठीक है, 440/10 बच जाएगा। तो कितने पे गया ये, 8 पे गया। दोबारा इसको ऐसा करो, 100 है, 55, तो फिर 1 पे भेज दो। अप्रोक्स इतने आपके पास क्या आएंगे, मोलर मास आएगा। कितना आएगा, इतना मोलर मास अप्रोक्स आपके पास आएगा, 81 1। ठीक है, इतना मोलर मास आ जाएगा। लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी। यहाँ पर इसको पहले 1 पे भेजा था ना, तो 818 ये आपके पास आएगा। ठीक है, ग्राम पर मोल। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, कैसे लगे। और कल की क्लास में भी हम 10 न्यूमेरिकल्स करेंगे, कोशिश करेंगे 10 न्यूमेरिकल्स हो जाए। अगर कंसेप्ट बड़ा ना हुआ तो 10 भी हो जाएंगे, और वादा करता हूँ 10 के 10 कराऊंगा। ठीक है, 10 न्यूमेरिकल्स, और वो भी पी वाई क्यूज़। अभी इसके आगे भी पी वाई क्यूज़ है, देखो एक पी वाई क्यूज़ तो ये रह गया। ठीक है, और बाकी पी वाई क्यूज़ मेरे पास ऑलरेडी है, वो भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल एक पेपर के अंदर 26 क्वेश्चन है टोटल मेरे पास। इस वक्त पी वाई क्यूज़ हमारे पास 26 हैं, तो 26 के 26 कराऊंगा। ठीक है, ये 2024 से 2025 के हैं, 23 और 22 के भी कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।